हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिल रहे हैं वापस आप लोगों के लिए। ठीक है, सही स्टडी चल रही है हम लोगों की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमने जो स्टार्ट किया है पिछले 2 वीडियोस में, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को लिया है 12th क्लास के लिए। अब आप देखिए कि जो 12th क्लास है इसमें मेन स्कोरिंग है, क्योंकि यहीं से हमारा जो एक कैरियर है वो डिसाइड हो रहा है कि भाई हम बेसिकली किस लाइन में जाएँ, क्या हमारा ये कहते हैं ना पोटेंशियल कितना है हमें। तो बेसिकली पेरेंट्स भी देखते हैं, टीचर्स भी देखते हैं, स्कूल भी देखते हैं, और प्रेशर भी हम पे ज़्यादा होता है। 12th क्लास में क्लासेस के स्टार्ट होते ही प्रेशर होता है, तो ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और अपनी स्टडी को इस मूवमेंट से लें कि हमें स्टार्टिंग में ही हम उसको जो हमारा बैकअप है उसको तैयार कर लें कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो उसके कंसेप्ट को समझें। अगर आप लर्न करते रहेंगे तो एक बार आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। कंसेप्ट को समझ लीजिए एंड देन लर्न कर लीजिए, क्योंकि लर्न भी जरूरी है फास्ट करने के लिए। तो मैंने 2 लेक्चर्स पहले आपके लिए लिए, जिसमें मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। फिर मैंने टॉपिक लिया था दूसरा आपके लिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें मैंने 2-3 टॉपिक्स आपके लिए समझाए। आज मैं 2-3 टॉपिक्स और ले रहा हूँ। बेसिकली ये टॉपिक पूरा नेशनल इनकम का ही है। मैं जितने भी टॉपिक्स आपको नेशनल इनकम तक पढ़ा रहा हूँ, ये एक ही यूनिट है हमारे पास, और ये 15 मार्क्स के लिए है। केवल 15 मार्क्स हमें यहाँ से मिलेंगे। कहने की लगता है 15 मार्क्स आउट ऑफ 80। लेकिन ये 15 मार्क्स इतने क्रूशियल हैं कि जो हमारा मैक्रो वाला जो पार्ट है उसमें मैं कहता हूँ हर जगह इन्वॉल्व है। यानी कि अगर आपका कंसेप्ट ठीक नहीं है तो आप लर्न करते रहेंगे पूरी बुक को, और अल्टीमेटली लास्ट में जाकर एक ही बात रह जाती है, भाई हमारा तो मार्क्स ही नहीं आ पा रहे हैं, हमारा तो समझ ही नहीं आ रहा। एग्जाम टाइम से पहले हम इतने बोर हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम कुछ गेन ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 15 मार्क्स, तो हम एक साथ 15 मार्क्स को ले रहे हैं, एक पूरी यूनिट्स ले रहे हैं। 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज 3rd लेक्चर हम इसके अंदर ले रहे हैं, जिसमें आज टॉपिक ले रहा हूँ मैं डोमेस्टिक टेरिटरी। चैप्टर्स के नेम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि पूरी नेशनल इनकम की एक यूनिट है जो 15 मार्क्स की है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब वर्ड यूज किया डोमेस्टिक। किसी भी कंट्री का जो एक पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है, बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी को हम पॉलिटिकल फ्रंटियर ही कहते हैं। यानी पॉलिटिकली गवर्नमेंट का जो कहते हैं ना कि कहाँ तक एक्वायर है। जैसे कि हम कहेंगे इंडिया मैप, तो इंडिया मैप में जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, अब ऐसे तो पीओके भी हमारे इंडिया मैप में है, लेकिन वो हमारे इंडियन टेरिटरी में फिलहाल नहीं है। भले इनकम कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं कर सकते हम उसे, क्योंकि उसकी इनकम तो पाकिस्तान के पास जा रही है। तो हम जो इंक्लूड कर सकते हैं केवल वो पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे इंडिया में है। तो डोमेस्टिक टेरिटरीज का जो बेसिक सेंस है वो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ दैट कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल फ्रंटियर। लेकिन अगर हम एक्चुअली इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है थोड़ा वाइड हो जाता है। वाइड है, थोड़ा सा वाइड इन द सेंस है तो डोमेस्टिक टेरिटरी ही। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जैसे ही हमारा जो इंडियन मैप खत्म होता है, इसके बाद जो नेबरर्स है वो आ जाते हैं। और कुछ जगह ऐसा है, कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ पर ओशियन आ जाते हैं। तो जो ओशियन जो किसी कंट्री की बाउंड्रीज को इंक्लूड कर देते हैं, तो उसका करीबन 200 माइल टन किलोमीटर्स के हिसाब से काउंट होता है। वैसे जो हमारे मैराइन सिस्टम होता है उसमें जो किलोमीटर्स होते हैं अलग तरीके से काउंट होते हैं, लेकिन 200 किलोमीटर्स तक का जो एरिया होता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारा, यानी हमारी ही टेरिटरी है। यानी उस तक जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। सही है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में देखिए इसके बाद क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी में ये तो हो गया हमारा। अब आप कहेंगे कि भाई अब हमारे एयर इंडिया का जो प्लेन है वो इंडिया से चलता है और इंग्लैंड जा रहा है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। अब कोई फॉरेन प्लेन है वो इंडिया में आता है तो वो फॉरेन टेरिटरी होगी, ये ध्यान देना है आपको। तो इसी तरह से कोई भी जो हमारा इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं तो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। तो जैसे अभी मैंने बाई एयर बताया, शिप में ऐसा ही प्रॉब्लम आएगी ना, एम्बेसीज में ऐसी प्रॉब्लम आएगी, एम्बेसी। अब आप सपोज कीजिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी कंट्रीज हैं। अब हमारी इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज की एम्बेसी है जिनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनकी एम्बेसी हमारी इंडिया में ओपन है। तो हमारी इंडिया में वो एम्बेसी हैं, इवन दे आर द फॉरेन टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। सेम एज अगर हम देखें कि हमारी एम्बेसी इंग्लैंड में है
तो जो इंग्लैंड में हमारी एम्बेसी है दैट इज आवर टेरिटरी, हमारी ही टेरिटरी है, वो अलग अलग टेरिटरी काउंट नहीं होगी, वो इंडिया की ही टेरिटरी होगी। तो यहां आपको पूरी तरह समझना होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज द लीगल फ्रंटियर ऑफ दैट कंट्री विच इंक्लूड ओशियन, एयर एंड एक्सेप्ट इट इंक्लूड एयरक्राफ्ट, इसमें ना एयर, मैराइन एंड एम्बेसीज, इनको भी आप इंक्लूड करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट कंप्लीट होगा। क्योंकि नेशनल इनकम में वो हमसे कई बार 1 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस इस तरह से डिस्कस कर लेता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। मैं कुछ और क्लियर कर देता हूं। ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसमें कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है एक रेजिडेंट, ठीक है, इसमें भी ले लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। क्या ले लेते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट? अब हम कंट्री की, इंडिया की ही डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री जो इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट। ऐसा तो है, ये इंडिया में रहने का सेंस है कि पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी इंडिया में रह रहा है, इंडिया में आकर वर्क कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। अगर 1 साल से कम है तो फिर वो फॉरेन इनकम है, इंडियन इनकम नहीं है। तो ध्यान रखना, नॉर्मल रेजिडेंट, हम सॉरी पहले इनकम की बात, नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे थे। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो रेजिडेंट है जो मिनिमम 1 ईयर रहता है। अगर कोई 1 ईयर या उससे ज्यादा रह गया तो वो हमारे यहाँ नॉर्मल रेजिडेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री का पर्सन क्यों ना, ठीक है ना, पर्सन, ठीक है ना, जस्ट बिलोंग टू एनी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को बिलोंग करता हो, अगर वो इंडिया में रहता है मोर देन 1 ईयर, देन ही इज कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट। और जो इसकी इनकम है जो वो अर्न कर रहा है दैट इज कंसिडर्ड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, आवर डोमेस्टिक इनकम। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम अर्न होगी वो डोमेस्टिक इनकम होगी। क्लियर है? तो इसमें कंसेप्ट चलेगा आगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम यानी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं विद इन अ ईयर, तो वो क्या है? हमारी डोमेस्टिक इनकम। कंसेप्ट क्लियर है नहीं है माइंड में? देखिए बार बार बता रहा हूं मैं आपको कि डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, मैंने बता दिया पॉलिटिकल, लीगली फ्रंटियर, इसमें मैंने आपको कुछ मैराइन, कुछ बाई एयर और एम्बेसीज के बारे में बताया। इसमें मैंने आपको बताया नॉर्मल रेजिडेंट कि किसी भी कंट्री की बात करें, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लिया तो इंडिया में रहने वाला कोई भी पर्सन जो 1 ईयर से ज्यादा है, 1 ईयर से ज्यादा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में माना जाएगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का होगा और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क करता हुआ होगा और वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। क्लियर? एक होता है नॉर्मल रेजिडेंट, एक होता है देखिए नॉट नॉर्मल रेजिडेंट। अब कौन कौन से रेजिडेंट नॉर्मल नहीं है, आप इसका अपोजिट ले लीजिए। अब अगर हमारे इंडियंस इंडिया के बाहर कहीं रहते हैं 1 ईयर से ज्यादा, 1 ईयर से ज्यादा, देखिए मोर देन 1 ईयर, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में कंसिडर्ड नहीं होंगे क्योंकि वो अब एनआरआई हैं, नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट और दूसरा क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इसके अंदर? एनआरआई, सुना है ना, नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। 1 ईयर का टाइम है, अगर उसको क्रॉस कर दिया है उन्होंने तो फिर वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए नहीं है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के लिए है जहां वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या दे रहे हैं। तो क्लियर समझ में आया? नॉर्मल रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेजिडेंट वो लोग हैं जो इंडिया में 1 ईयर से ज्यादा रह रहे हैं, और हम लोग तो रह ही रहे हैं इंडिया में, हम तो नॉर्मल रेजिडेंट हैं ही।
कहने का पर्पज ये है कि अगर अदर कंट्रीज के जो लोग हैं जो इंडियन नहीं हैं वो भी अगर इंडिया में रहते हैं 1 ईयर से ज़्यादा, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट की तरह से ट्रीट होंगे और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का ही माना जाएगा और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हुए हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे। NRI, नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर कोई इंडियन है बट ही लिव आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द इंडिया, इंडिया के बाहर रहता है, तो इंडिया के बाहर रहने पर अगर वो 1 ईयर से कम रहता है, अगर 1 ईयर से कम रहता है तो इंडिया में ही काउंट होगा, लेकिन 1 ईयर से तब भी वो जो कंसिडर होगा ना, हम एक वर्ड यूज करेंगे निफिया, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये उसमें काउंट हो जाएगा फिर हमारा ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NRI तो कंसिडर ही नहीं होंगे, NRI तो हमारी इनकम में कंसिडर्ड ही नहीं होंगे। ध्यान रखना है, हमारी इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होंगे और नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अगर इंडिया के बाहर इनकम अर्न की है, इंडिया के बाहर इनकम अर्न की है और वो 1 ईयर से कम इंडिया के बाहर रहे हैं, ठीक है, इंडिया के बाहर 1 ईयर से कम में अगर उन्होंने इनकम अर्न की है तो वो जो इनकम उन्होंने रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ध्यान से देख रहे ना, नेट फैक्टर है ये NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन, विदेश से, तो नेट फैक्टर इनकम जो फैक्टर इनकम उन लोगों ने अर्न की है इंडिया के बाहर, अब वो उसे इंडिया लेकर आते हैं तो वो क्या आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट नहीं हुआ, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ, यानी फॉरेन से भारत में इनकम आई। अब सेम ऐसे ही अपोजिट, फॉरेन हमारे इंडिया में 1 ईयर से कम रहेंगे तो वो हमारे यहां से अर्न करके ले जाएंगे रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग भी ले जाते हैं, तो वो सब चीजें जो लेकर जाएंगे वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इंडिया से गई तो फैक्टर इनकम टू, लेकिन टू अब्रॉड, फ्रॉम यानी आ रहा और टू यानी जा रहा है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम इनकम टू अब्रॉड, तो इंडिया से जो बाहर गई वो टू अब्रॉड, इंडिया में जो आई वो फ्रॉम अब्रॉड, और इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यदि फ्रॉम है ज्यादा तो सरप्लस है, पॉजिटिव है, और टू ज्यादा है तो नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है? तो मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये बात मैं समझा सकूं। इसमें 1, 2, 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आए हम उस पर पूरी कमांड बनाएं, यानी कि टोटल 15 मार्क्स में कहीं 1 मार्क्स हमारा छूट ना जाए। इसको मैं इसलिए बारीकी से आराम से ले रहा हूँ, इसमें मैंने थोड़ा जल्दी नहीं की है, थोड़ा समय लगा रहा हूँ कि आपको ये छोटी छोटी बात समझ में आए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, फिर मैंने बताया नॉर्मल रेजिडेंट जो इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं 1 ईयर से ज़्यादा, हम तो 1 ईयर से ज़्यादा कर ही रहे हैं इंडियंस, तो फॉरेनर भी यदि इंडिया में आकर 1 ईयर से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, लेकिन 1 ईयर से कम काम कर रहे हैं तो वो वहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ऐसे ही इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं तो वो NRI नहीं माने जाएंगे, और फॉरेन हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ध्यान से देखना, 1 ईयर से कम है, 1 ईयर से कम है फॉरेन का इंडिया में और इंडिया का फॉरेन में, तो फिर वो उनकी इनकम नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर्ड नहीं होगी, वो फिर निफिया के थ्रू आएगी। NRI इनकी इनकम कंसिडर ही नहीं होगी क्योंकि ये इंडिया के बाहर 1 ईयर से ज्यादा निकाल चुके हैं, तो उनकी इनकम उसी कंट्री में काउंट होगी। ऐसे ही कोई फॉरेन इंडिया में काम कर रहा है 1 ईयर से ज्यादा, तो पहले ही नॉर्मल रेजिडेंट में हम कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है सिटीजनशिप का, कि रेजिडेंट एंड सिटीजनशिप, समझ रहे हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत टेक्निकल से वर्ड हैं, हमें इसकी अच्छी नॉलेज हो तो ये हमारे लिए बेस्ट है। हो सकता है कि कोई, चलो कोई चीन से कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, 10 ईयर्स हो गए, 10 साल हो गए, 1 साल से ज्यादा हो गया, 10 मत लो, कितना भी कम या ज्यादा ले लो, मतलब 1 ईयर से ज्यादा ले लीजिए, 1 ईयर से ज्यादा रहा
नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स, तो क्या रहा, वो नॉर्मल रेजिडेंट है, सिटीजन नहीं है। सिटीजनशिप इज क्रिएट थ्रू बर्थ, पैदा होने से होती है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन द बर्थ, ठीक है ना, बाय बर्थ, पैदा होने से, जन्म से होती है। एक्सेप्ट इट, इसके लिए अगर कोई किसी कंट्री में अप्लाई करता है प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, जो उस कंट्री के नॉर्म्स हैं, तो उस नॉर्म्स के बेस पर कुछ कंडीशंस हैं जिस पर बेस पर उस कंट्री की उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। ऐसा है हमारी कंट्री के, यानी इंडियन बहुत सारे अमेरिका में रहते हैं जो वहीं के सिटीजन भी हैं। जैसा कहते हैं ना, ग्रीन कार्ड मिल गया हुआ है यहाँ पर, तो उन्हें वहाँ का ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, तो यानी कि वो वहाँ के सिटीजन हैं, वहाँ के सिटीजन हैं। तो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो रहते इंडिया में हैं, इंडियंस हैं, रहते इंडिया में, लेकिन सिटीजनशिप ले रखी है उन्होंने किसी और कंट्री की। तो भारत में वो क्या है, भारत में वो रेजिडेंट तो हैं लेकिन सिटीजन नहीं है। तो कंसीडर कर लीजिए इन सब बातों का सिटीजनशिप पर फर्क नहीं पड़ता। सिटीजनशिप एक अलग कंसेप्ट है, रेजिडेंस अलग कंसेप्ट है। हमारे यहाँ जो इनकम कंसीडर होती है इकोनॉमिक्स में, जिसे हम काउंट करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट करें, किसी चीज में भी जो नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, वो नॉर्मल रेजिडेंट को काउंट करेंगे, एनआरआई को भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो फॉरेन में चला गया। सिटीजन क्लियर हो गया ना। तो सिटीजन बाय बर्थ होता है, और ये या तो बाय बर्थ है या फिर कोई स्पेशल कोई रूल्स रेगुलेशंस कंडीशंस को पूरा करने पर आप जब अप्लाई करते हैं, चाहे कोई फॉरेन इंडिया में अप्लाई करे, ऐसे बहुत सारे हैं फॉरेनर जो इंडियन सिटीजन है, जो इंडियन सिटीजन है। अभी आपको मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे से नाम बताता हूं, नाम सुनिए, अदनान स्वामी। अदनान स्वामी है नहीं, अदनान स्वामी। तो अदनान स्वामी कौन है, बहुत बड़ा सिंगर है लेकिन पाकिस्तानी है, लेकिन आज वो इंडियन सिटीजन है। नाउ इट्स कॉल्ड द इंडियन। अगर हम उसको वैसे कहने लगे, हिंदी में कुछ टर्म्स करते हैं तो कैसे यूज करते हैं न्यूज में, पाकिस्तानी मूल का भारतीय नागरिक, ठीक है ना, पाकिस्तानी ओरिजिन इंडियन सिटीजन। पाकिस्तान का ओरिजिन है लेकिन सिटीजन इंडिया का है, क्योंकि सिटीजनशिप अब उसको इंडिया की मिल गई, यानी कि वो पूरी तरह इंडियन हो गया। सिटीजनशिप भी इंडिया की हो गई और रेजिडेंशिप भी। लेकिन इसका जो फर्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं तो वहां का आपको फिर वीजा लेना पड़ता है। अब अगर अदनान सामी पाकिस्तान जाएगा तो उसे पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा, जबकि पहले वो इंडिया आता था तो इंडिया का वीजा लेता था। समझ रहे ना। सिटीजनशिप का फायदा ये होता है कि आप उस कंट्री में फ्री रह सकते हैं क्योंकि वो आपकी कंट्री है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री की कंडीशंस को पूरा करना होगा, वहां पर वीजा लेना होगा, उनकी शर्तों के अकॉर्डिंग रहना होगा। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको समझाना चाह रहा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, इसमें नॉर्मल रेजिडेंट, एनआरआई, सिटीजनशिप क्या है, फिर मैंने आपको निफिया के बारे में बताया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, net factor income from abroad, which is the part factor income from abroad and factor income to abroad. If factor income from abroad is more than factor income to abroad, that is positive net factor income from abroad. क्लियर हुआ। और इसमें मैंने क्या क्या काउंट किया था ये भी आपने ध्यान दिया होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए मैंने आपको बताया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में जो इनकम काउंट हो रही है कि जो फॉरेनर इंडिया में काम कर रहे हैं 1 ईयर से कम, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेकर अपनी कंट्री में चले जाएंगे, ये 2 हुआ। और हमारे इंडियंस जो पूरी दुनिया में वर्क कर रहे हैं वो इंडिया में उस इनकम को लेकर आएंगे, तो वो फ्रॉम हुआ। और वो कौन सी इनकम होगी, ट्रांसफर इनकम नहीं। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, ठीक है, सैलरी, ये होता है हमारे पास फैक्टर इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, इसके जो एक्सचेंज में मैंने सर्कुलर फ्लो में बताया था वो फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम नहीं। तो क्लियर हो गया 2 पॉइंट। अब थर्ड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। क्या है, इन्वेस्टमेंट। देखिए इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, किसी भी कंट्री में आप देखिए प्रोड्यूसर बिना इन्वेस्टमेंट के क्या प्रोडक्शन होगा,
नहीं होगा ना, तो वो प्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट सेंस में होगा। यहां इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है एडिशन इन द इकोनॉमी, एडिशन इन द इकोनॉमी विच हेल्प टू अर्न, या हम कहते हैं विच हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कुछ भी चीज कंट्री में ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एडिशन इन द इकोनॉमी, एडिशन इन द इकोनॉमी विच क्रिएट इन नियर फ्यूचर गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हमारे पास इनकम बनेगी, जिससे क्या बनेगी हमारे पास इनकम, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट थंब है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट पर बेस करती है। जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हम बना पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो किससे कर पाएंगे? इन्वेस्टमेंट से। अगर आपने इस साल कुछ मशीन्स लगाई हैं तो वो आज साल का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये फ्यूचर में हमारे लिए क्या बनेंगी? प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स बनाएंगी, जिससे कंट्री में इनकम जनरेट होगी। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो ये दो तरीके से है, एक हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, एक करंट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी फ्यूचर तक अर्निंग करने के लिए जो काम आ रही है हमारे पास, यानी फ्यूचर में ये हमारी इकोनॉमी में ऐड हो रहा है और फ्यूचर में ये हमारी हेल्प करेगा ज्यादा कमाने में। क्लियर है? तो पहले तो बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट है इसके दो टर्म्स हैं, एक हुआ ग्रॉस और एक हुआ नेट। यानी कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, यू नो व्हाट इज द डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन जिसे हिंदी में कहते हैं हिरास, क्या है? व्हाट इज दिस? डेप्रीसिएशन इज द रिडक्शन, डेप्रीसिएशन इज द रिडक्शन इन द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को जो रिड्यूस कर देता है, पासिंग ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, नॉर्मल टियर वियर। आप कोई चीज, आप मशीन लगा रहे हैं, क्या होल लाइफ चलेगी आपकी? वो थोड़ी थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है, दैट्स कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। और रिड्यूस क्यों हो रही है? कि उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। क्या हो रही है? वो एफिशिएंसी कम हो रही है, वो पुरानी हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो पुरानी हो जाती है। भाई आप किसी चीज को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, उसकी क्वालिटी गिर रही है, रिड्यूस हो रही है। फ्यूचर में हमें दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस मशीन पर, तब जा। तो इसलिए जो चीज रिड्यूस हो रही है, दैट्स कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। और क्यों हो रहा है डेप्रिसिएशन? पासिंग ऑफ टाइम, फ्लक्स ऑफ टाइम। ओके, नॉर्मल टियर वियर, जो नॉर्मल टूट फूट होती है उसके कारण, और ऑब्सोलेंस, पुराना हो जाना। आज जिस टेक्नोलॉजी में आपने पैसा लगाया है, क्या वो टेक्नोलॉजी पूरी जिंदगी चलेगी आपकी? बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स जो उसकी एफिशिएंसी गिर रही है, दैट्स कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इन द रिडक्शन, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू फ्लक्स ऑफ टाइम या पासिंग ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, normal tier etc. You consider the depreciation. But now we are discussing the gross investment and the net investment. Gross investment, total addition in the economy, and the net investment, net addition in the economy. तो total addition minus डेप्रिसिएशन जो समाप्त हो गया, तो इकोनॉमी में कितना और इंक्लूड हुआ। भाई देखिए, डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी तो कम होता जाएगा। यू हैव टू इन्वेस्टमेंट अगेन। तो आपको इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट पूरा चेक करना होगा। तो एक तो ग्रॉस और नेट के कंसेप्ट में आपको इन्वेस्टमेंट को समझना होगा। इस चैप्टर में तो ग्रॉस और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट को आपके लिए दूसरे सिस्टम से समझाएंगे। एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, समझ रहे ना, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ नेशनल इनकम को ले रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स यूज हुई। डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसमें मैंने बहुत लंबा समय आपको लिया, निफिया में मैंने आपको लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो फ्रॉम में से 2 को माइनस कर दिया है, और अपोजिट होगा तो फिर ये माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया। तो आप देख लीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और सबसे जरूरी चीज़ है कि बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। और मैं जितनी भी बातें आपको लिखवा रहा हूँ उनको आपको नोट करते रहें, जिससे कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएं और इजीली आप उसे कवर कर सकें। तो फटाफट इसे क्लिक कर लीजिए।